नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान का अगला विषय पर हम बात करेंगे। कि अगला विषय आज का हमारा संविधान का उद्देशिका एवं प्रस्तावना है। हम भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना, आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना पे बात करेंगे और इसमें इसकी क्या क्या विशेषता है तथा क्या क्या इसकी उपलब्धि है और ये भारतीय संविधान में क्यों रखा गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब हम भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का घोषणा करते हैं और संविधान सभा बनता है और उसमें संविधान सभा जब पहली बैठक होती है तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ये संविधान कैसा होगा, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, उसके तहत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुए ये उद्देशिका बताया जाता है या वहां पे पढ़ा जाता है और उसी को कालांत संविधान में प्रस्तावना के रूप में हम लोग संग्रहित कर लिए। तो हम देखते हैं कि संविधान का प्रस्तावना का क्या वक्तव्य है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं नियमित आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उस समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उसमें उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका के रूप में पेश किया गया था, जो कि कालांतर जब हमारा जब 26 नवंबर 1949 को ये जब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया तो इसी उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में हम लोग संविधान में संग्रहित कर लिए। और सबसे बड़ा बात यह है प्रस्तावना का जब हम देखते हैं तो प्रस्तावना शुरुआती दौर में जब प्रस्तावना को हम देखते हैं तो इसका जब हम इतिहास को देखते हैं तो ये शुरुआती दौर में सबसे पहला चीज ये है कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग माना ही नहीं गया। संविधान का अंग नहीं माना गया। जब संविधान का अंग नहीं माना गया है तो इसमें दो तीन ऐसे केस हुए, ऐसे बात हुए हैं जो इस पे चर्चा किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसे बाद में ये जो है संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग जो है नहीं माना गया। मगर आपका समाजवादी और पंथ निरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता, ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता जब हम यहाँ देखते हैं इसके बारे में तो समाजवादी एंड पंथ निरपेक्ष एंड एकता अखंडता, ये तीन शब्द हैं जो कि हमारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
जोड़ा गया था 1973 में। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि भारतीय संविधान की उपदेशिका तथा प्रस्तावना को जब हम देखते हैं तो इसमें इसको मूलतः स्टार्टिंग में भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया था, और दूसरे रूप में देखा जाए तो ये भाई कुंजी है संविधान का। ताला जो होता है उसका कुंजी है संविधान का। अब जब संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला पृष्ठ पे हमारा यही आता है, जो कि इसमें उपदेशिका का मतलब ये हुआ कि ये जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये जो प्रस्तावना है ये संविधान की उद्देशिका को बताता है, उद्देश्य को बताता है कि हमारा संविधान कैसा होगा। ठीक है, मगर ये होने के बावजूद भी ये संविधान का शुरुआती दौर में संविधान का कुंजी माना गया इसको, और कुंजी होते हुए भी ये संविधान का भाग नहीं था। अब इसमें वाद विवाद हुए, बहुत सारे वाद विवाद हुए, जिसमें पहला वाद हुआ, सबसे पहला चीज वाद हुआ कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 ईस्वी को। इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान का अंग नहीं माना गया। तो भाई जब संविधान का अंग है नहीं तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता का संशोधन कैसे हो गया, संशोधन हो के आ कैसे गया, आगे देखेंगे। उसके बाद जब इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा बात होता है, दूसरा बेरुवारी यूनियन बाद 1960 में। इसमें भी उपदेशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। अंग नहीं माना गया, देख रहे हैं, संविधान का अंग नहीं है, उसके बाद संविधान का अंग नहीं माना गया। तीसरा केस जब हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी। तब जाकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी को वही उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लेता है तथा एक मान लेता है, और उसी समय
अंग मान लेता है और उसी समय यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक निर्णय और दिया जाता है। न्यायालय के द्वारा यह कहा जाता है कि संविधान का मूल ढांचा में विधायिका कोई संशोधन नहीं कर सकता है। यह नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता है। तब जाकर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता का शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। बात समझ में आई। जब हमारा प्रस्तावना शुरुआती दौर में 1976 से पहले 1976 से पहले समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ये कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता अखंडता को जोड़ा गया। अब हम ये देखते हैं, इसका ये इतिहास बैकग्राउंड था। अब इसमें तीन प्रकार का, इसको जब हम पढ़ते हैं, उपदेशिका को पढ़ते हैं तो इसमें तीन प्रकार का न्याय की बात कहा है। तीन प्रकार का न्याय की बात कहा है। तीन प्रकार का न्याय। पांच प्रकार का स्वतंत्रता। एवं दो प्रकार का समता का बात करता है। अब ये देखते हैं कि तीन प्रकार के न्याय की क्या बात कर रहा है भाई। तो दो प्रकार, तीन प्रकार, पांच प्रकार, तीन प्रकार का न्याय का जो बात कह रहा है, इस चीज को हम देखेंगे, इसको समझेंगे भी। अभी ये आपका बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीज है, इस चीज को पूरी तरीका से हम अच्छे से समझेंगे भी। सबसे पहला सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक। पांच प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है, वो देख लेते हैं कौन कौन सा है। आप आराम से पूरा वीडियो देखेंगे, आपको पूरी तरीका से अंत तक यह पूरी तरीका से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी तरीका से ये सभी
तरह का इसमें जितने भी शब्द हैं, जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ, ये सब का क्या कहना है, ये सब शब्द से हम क्या तात्पर्य समझते हैं, ये सभी चीज को हम समझा देंगे। पहले जो इसका बेसिक चीज है वो चीज को हम लोग समझते हैं। पहले इसका इतिहास हम लोग देख लिए, उपदेशिका का क्या सेंटेंस था, क्या वाक्य था वो देखें, उसके बाद इसका इतिहास देखिए, कैसे लिया गया, कैसे आया, वो सब चीज देखें हम। अब इसका जो इसमें खंडन किया गया उसको, इसमें जो दिया गया उसको हम खंडन करके देख रहे हैं। तो सबसे पहला चीज, जब हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे विचार, विचार, अभिव्यक्ति, व्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। समता की बात करते हैं तो 2 प्रकार का समता भी है भाई, 2 प्रकार का समता भी है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं अवसर, ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर। हम फिर से एक बार देखते हैं भारतीय संविधान का उपदेशिका को। तो भारतीय संविधान की उपदेशिका या प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मान्वित करते हैं। अब इसको देखने का चीज है कि क्वेश्चन आता है, अब यहाँ देखेंगे, ये पहला चीज है कि कब पूछेगा कि कब भाई अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। इसमें कितने तरह के न्याय की बात किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 5 प्रकार पूछेगा कितने प्रकार का स्वतंत्रता की बात किया गया है, तो विचार, आप विचार रखने का स्वतंत्रता, आप किसी तरह का विचार रख सकते हैं, बस नेगेटिव विचार नहीं रखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता का मतलब क्या हुआ कि सभी को समान तरह से देखा जाए, समान अवसर मिला जाए। तो ये प्रतिष्ठा, भाई सभी को समान प्रतिष्ठा मिले। अवसर जो है जैसे नौकरी है या फिर इलेक्शन है, उसमें सभी लोगों को समान अवसर मिले। ये सब चीजें हैं जो कि हमारे संविधान की उद्देशिका को बताता है, इसलिए इसको उद्देशिका और प्रस्तावना में रखा गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पहला क्वेश्चन ये आएगा फर्स्ट। दूसरा में ये भाई आएगा, ये टॉपिक आएगा 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समता। और तीसरा में आपका ये आएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट है आपका प्रस्तावना में। समाजवादी पूछेगा कि इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं ये केवल संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। तो आपका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। अब हम समझते हैं इस चीज को, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जब भारत की उपदेशिका आया, जब भारत की उपदेशिका के बारे में बात हुई, तो ये इसको हम संविधान का कुंजी कहें, ठीक है, संविधान का क्या कहें, कुंजी। और शुरुआती दौर में जब संविधान में प्रस्तावना को रखा गया तो ये वहां पे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल के द्वारा पीएल दायर किया गया, और उसमें ये वाद विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कि क्या संविधान
भारत का अंग है, क्या प्रस्तावना भारत का अंग है कि नहीं है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। इस चीज को वहां पे उच्चतम न्यायालय के द्वारा फर्स्ट बाद में ये बोला गया कि भाई प्रस्तावना भले ही फर्स्ट अंग है संविधान का, मगर ये आपका संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, पूंजी है मगर संविधान का अंग नहीं। फिर उसके बाद बेरूबारी बाद यूनियन ऑफ बेरूबारी यूनियन बाद में 1960 में फिर से दोबारा इस बात पे वाद विवाद हुआ और ये फिर से वहां पे क्लियर किए उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि संविधान की जो उपदेशिका है वो संविधान का अंग नहीं है। परंतु जब बेरूबारी, ठीक है, जब बेरूबारी ये हुआ, जब बेरूबारी हुआ तो उस समय ये बोला गया कि संविधान का अंग नहीं है दोबारा। जब केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में ये जब पीएल दायर हुआ तो उस समय ये चीज बोला गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही कि भाई अच्छा एक चीज समझिए, जब हम ये संविधान संशोधन कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। संविधान संशोधन तभी हम इसमें कर सकते हैं जब ये संविधान का अंग होगा, संविधान का अंग होगा, ठीक है, ये चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको जब तक अंग नहीं मान रहे हैं, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना ही नहीं जा रहा है, तब तक इसमें हम किसी तरह का संशोधन 300 अनुच्छेद 368 के द्वारा हम नहीं कर सकते। यानी विधायिका जो है 368 के द्वारा हम इसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसा था, जैसे समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये सबको हटा देने के बाद जो था वो रहता, मगर केशवानंद जब संविधान का अंग था ही नहीं तो ये इसमें संशोधन होना पॉसिबल या संभव नहीं था। परंतु जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये किया गया 1973 में, 73 ईस्वी में, तो उसी उच्चतम न्यायालय में न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कह गई कि संविधान के मूल ढांचा, यानी संविधान का जो मूल ढांचा या नकारात्मक संशोधन विधायिका नहीं कर सकती है। बात समझिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। और जब संविधान का अंग भाई मान लिया तो अनुच्छेद 368 के द्वारा विधायिका को यह शक्ति प्राप्त है, विधायिका को यह शक्ति प्राप्त है, वो संशोधन कर सकते हैं। और उन्होंने प्रस्तावना में तीन प्रकार का शब्द जोड़ा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता को, बात समझ में आया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने उस डिसीजन में दिया था कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान में मूल ढांचा या नकारात्मक किसी भी तरह का संशोधन विधायिका नहीं कर सकती है। तो पहला चीज क्या दिए कि प्रस्तावना में आप प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं। मगर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया, पहला तो ये हो गया, और दूसरा इस चीज को समझिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसी समय उसी डिसीजन में ये कहा गया कि संविधान जो है ना भाई, ठीक है, इसका
आप संशोधन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसका मूल ढांचा या किसी तरह का नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता है। या नकारात्मक नकारात्मक कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। बात आ रहा है समझ में, क्या चीज हो गया? यानी अब इसी बात में केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना जो है भाई, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे संविधान का अंग मान लिए हैं, और आप इसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा आप इसमें संशोधन करके आप ऐसा भी नहीं संशोधन कर दीजिए कि इसका मूल ढांचा ही बदल जाए, या नकारात्मक ऐसा कुछ चीज नहीं कर दीजिए कि पूरा संविधान का मूल ढांचा ही बदल जाए। तो दूसरा ये चीज ये कि संविधान का मूल ढांचा में विधायिका का कोई मूल ढांचा या नकारात्मक संशोधन विधायिका द्वारा नहीं किया जा सकता है। और ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सामाजिक पंथ निरपेक्ष एकता खंड तक जोड़ा गया था। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये पहला चीज हो गया। आपसे पहला क्वेश्चन ये करेगा कि भाई भारत के प्रस्तावना या भारत में जो संविधान है उसको अंगीकृत या अधिनियमित कब किया गया था? तो पहला क्वेश्चन का आंसर 26 नवंबर 1949 को। दूसरा चीज पूछेगा कि भाई इसमें कितने प्रकार के न्याय का बात किया गया है? तो हम सीधे बोलेंगे 3 प्रकार के न्याय का बात किया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। पूछेगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। उसके बाद बोलेगा कितना समानता की बात की गई है, कितने समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उसके बाद ये पूछेगा कि भैया इसमें अभी तक कितने बार जो है संशोधन हो चुका है? तो एक बार 42वां संविधान संशोधन, जिसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह आदेश या निर्णय दिया गया कि भाई आप ये आप प्रस्तावना जो है आपका संविधान का अंग है, उसके तहत 368 अनुच्छेद 368 को विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है, मगर संशोधन करने के दौरान ये ध्यान दे कि इसका मूल ढांचा तथा नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। आपको ये भली बात ये सब चीज को समझ में आया होगा। और सबसे बड़ा चीज है कि जब ये संविधान प्रस्तावना जब ये उपदेशिका जब फर्स्ट टाइम पढ़ा गया था, तो उस समय का डेट ये भी याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तावना के रूप में उस समय ये नहीं पढ़े थे, बोले थे ये उपदेशिका के रूप में कि मेरा संविधान इस तरह का होगा, इस तरह का इसका मूल ढांचा होगा, ठीक है। इसीलिए इस उपदेशिका को संविधान का कुंजी कहा गया। जब आप इसको बहुत अच्छे तरीका से खंडित कर जब हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष सभी ये सेंटेंस जो है, ये सभी वाक्य जो है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये क्या कहना चाहता है और ये संविधान के उपदेशिका में इसको क्यों रखा गया है, या इसका उद्देश्य क्या है संविधान को बनाने में। देखते हैं आगे देखते हैं।